हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करते हैं और हम जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाते रहते हैं। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में दोस्तों हम 10 जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मुगल सम्राट फरगना की गद्दी पर बैठा था? दोस्तों, ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले दोस्तों मुगल वंश के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, मुगल वंश का शासनकाल जो है, मुगल वंश का जो शासनकाल है वो है 1526 से 1857। ये मुगल वंश का शासनकाल है, जिसमें दोस्तों जो मुगल वंश का संस्थापक है वो था बाबर, और इनका जो शासनकाल था वो 1526 से 30 तक था। नेक्स्ट बात की जाए हुमायूं की। दोस्तों पहले थोड़ा बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर ने दोस्तों अपनी जो शासनकाल था उसमें 4 युद्ध किए थे दोस्तों। पहला युद्ध था उसका पानीपत का युद्ध, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1526 में, जो जिससे इनकी मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई थी। दूसरा था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ये राणा सांगा के साथ लड़ा था, जो कि राणा सांगा हार गए थे। और 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ये दोस्तों मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था, जिसमें मेदिनी राय पराजित हुए थे। एंड लास्ट जो युद्ध था इनका 1529 में लड़ा था, और इसमें ये लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। इसे घाघरा के नाम से ये फेमस है। ये अफगानों के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने दोस्तों 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था। इनके 2-3 युद्ध हैं जो जिनकी बात करेंगे हम। और 1540 में कन्नौज का युद्ध। दोस्तों ये दोनों युद्ध लड़े गए थे शेरशाह सूरी के खिलाफ विरुद्ध। जैसा कि आप जानते होंगे, कन्नौज का युद्ध ये हार गए थे, तो फिर ये 15 वर्षों तक वनवास या जिस तरह इन्होंने काटा था, उसके बाद ये 1555 में दोबारा इन्होंने शेरशाह सूरी से अपनी जो विजय की थी शेरशाह सूरी पर, और अपनी राजगद्दी वापस ली थी। और 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों अकबर। अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर का शासनकाल जो दोस्तों रहा है वो रहा है 1556 से 1605। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी हुमायूं के पुत्र थे ये, जो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो इनका फिर राज्याभिषेक हो गया था। ये उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था इनका जब शासन स्टार्ट, और फतेहपुर सीकरी में 1605 में इनका अंत हुआ था शासन का। और इनका जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था, जिस समय हुमायूं शासनकाल से दूर थे अपने। और अकबर का जो मकबरा है दोस्तों वो आगरा में बना हुआ है सिकंदरा पर। थोड़ा औरंगजेब की तरफ आते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो 1618 से 1707। और अगर मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ है वो औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ है। एंड 1658 में गद्दी पर बैठे थे। 1658 में ये गद्दी पर बैठे थे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं। ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जो फरगना की गद्दी पर बैठा था? जैसा कि आप सभी ने जान लिया होगा कि जो भारत में इस वंश की जो संस्थापक थे वो थे बाबर। तो ये ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। ये अभी जैसा हमने बताया था 1526 से 30 तक मुगल वंश का शासन किया था। बाबर फरगना में से भारत आए थे, यहीं से भारत आए थे।
वह केवल 12 वर्ष के थे जब बाबर 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठ गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो मुगल वंश था उससे पहले का राजवंश है। इनमें दोस्तों जो पहला राजवंश आता है दोस्तों, पहला जो राजवंश है वो है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, और जो तीसरा है वो तुगलक वंश है, और जो चौथा है वो सैयद वंश है। दोस्तों इसमें एक पांचवा जो लोधी वंश है वो इसमें नहीं है, इसलिए पांचवा वंश था लोधी, जिसमें इब्राहिम लोधी से बाबर की 1526 में युद्ध हुआ था और ये युद्ध हार गए थे। इनकी थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। गुलाम वंश की बात करें तो इनका जो शासनकाल था 1206 से 90 तक चला था, और खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 सॉरी दोस्तों 1320 तक इनका शासनकाल रहा था। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1412, और सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1450 तक रहा था, और लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526, जब तक जो मुगल वंश का संस्थापना हुई थी उससे पहले तक। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो अब बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? दोस्तों ये था गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम तो आप सभी जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश थे। ये दोस्तों जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। इनके कुछ शासनकाल दिए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अम्ल वर्षा किस प्रदूषक के कारण होती है? इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है इसका आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इन प्रदूषकों के कारण ये अम्ल वर्षा होती है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं अम्ल वर्षा के से संबंधित, जैसे 5.6 pH के साथ बारिश होती रहती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन का या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 169। विचार कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 131 की बात करें अगर, अनुच्छेद 131 की अगर बात करें तो इसमें आता है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और 142 की बात करें तो जहां कानून के द्वारा कोई निर्णय प्रदान न किया जा सके वहां सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार होता है, दोनों पक्षों के लिए न्याय शक्ति प्रदान की जाती है न्यायालय को, जहां कोई कानून काम ना आ रहा हो उस जगह पर। 161 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति होती है, ये राज्यपाल से संबंधित है। दोस्तों राइटिंग को थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, लेकिन कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस पे। अब बचा दोस्तों अनुच्छेद 169, जो कि यही है इसका आंसर है। राज्य में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? यही बताता है दोस्तों, निर्माण और उन्मूलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया? इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है, प्रफुल्ल चाकी और सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वी डी सावरकर। इस क्वेश्चन का आंसर है वी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो प्रफुल्ल चाकी। इनका जन्म दोस्तों जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1888 को। ये बांग्लादेश के रहने वाले थे और जुगांतर समूह से जुड़े थे। ये जुगांतर समूह के सदस्य थे। नेक्स्ट है सचिन सान्याल की बात कर लें थोड़ी सी। सचिन सान्याल का पूरा नाम था सचिन नाथ सान्याल। ये 1893 में इनका जन्म हुआ था। ये वाराणसी के रहने वाले थे, वाराणसी के निवासी थे। पुस्तकें इन्हें लिखी हैं बंदी जीवन, जंजीरों के में एक जीवन। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सह संस्थापक थे। दोस्तों रास बिहारी बोस की बात करें तो 25 मई 1886 इनका जन्म हुआ था। सुबलदाह जगह पर हुआ था इनका जन्म भारत में। गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजक थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है पी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों कुछ की पॉइंट्स हैं, इसी क्वेश्चन से संबंधित हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 लाफिंग गैस से संबंधित है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाफिंग गैस है। लाफिंग मतलब लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस की बात करें तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O इसका जो रासायनिक सूत्र होता है। ये कमरे के तापमान पर एक रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूर्व भारतीय जिनका निधन हो गया है, कप्तान बाबू मणि का 20 नवंबर 2022 को इनका निधन हो गया है। ये कौन थे, किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर बास्केटबॉल से? बाबू मणि के बारे में थोड़ी सी दोस्तों बात कर लेते हैं। बाबू मणि के बारे में बात करते हैं। ये 1984 में AFC एशियन कप में फॉरवर्ड के रूप में खेले थे। दोस्तों सभी लोग समझ गए होंगे फॉरवर्ड किस खेल से संबंधित है। ये 1984 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए खेले थे। 1984 से 90 तक मोहन बागान के लिए खेले थे एंड 90 से 92 तक पूर्वी बागान के लिए खेले थे एंड 92 में फिर से मोहन बागान के लिए इन्होंने खेला था। ये फुटबॉल से संबंधित थे। और दोस्तों फुटबॉल की बात चली तो फुटबॉल में दोस्तों क्या कितने कितने खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में? इन दोनों में 11-11 होते हैं। क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसमें भी 11-11 होते हैं। हॉकी की बात करें तो हॉकी में भी 11-11 होते हैं खिलाड़ी, और लेकिन बास्केटबॉल में दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन गया है, क्योंकि इसमें जैसे विषम छांटने को आए अगर तो विषम देखा जाए तो बास्केटबॉल विषम है, इसमें 5-5 खिलाड़ी, बाकी तीनों में 11-11 खिलाड़ी हैं। ये जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था सब 20 नवंबर 2022 को इनका निधन हो गया है। आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है, यानी एसआई मात्रक जो इकाई है वो क्या है? विद्युत शक्ति की वोल्ट है क्या, एम्पियर है क्या, वाट या फिर जूल? 4 ऑप्शन है, आप इनमें से देख के बताइए। विद्युत शक्ति की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट। दोस्तों वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट होती है दोस्तों विभव की, और एम्पियर होती है विद्युत विद्युत की दोस्तों। जो लाइट होती है उसकी यूनिट होती है, लाइट नहीं दोस्तों, बिजली, जो बिजली है उसकी एम्पियर है। और जूल होती है दोस्तों ऊर्जा की, जूल ऊर्जा की इकाई है। ये कुछ संबंधित है इसी क्वेश्चन से। विद्युत शक्ति की इकाई दोस्तों वाट है, या इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है।
दिए गए जिस दर पर एक विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को विघटित या प्रयुक्त किया जाता है उससे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी शक्ति को पी इस प्रकार दिया जाता है, पी इक्वल्स टू वी आई, ये सूत्र है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अपर अरपिंदर अरपिंदर सिंह किस खेल से जुड़े हुए थे? फार्मूला रेसिंग, ट्रिपल जंप, रॉक क्लाइंबिंग या तैराकी? अरपिंदर सिंह की बात करें, अरपिंदर सिंह की बात करें दोस्तों, ये ट्रिपल जंप से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये एक यात्री थे। ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। वेनसांग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वेनसांग का जन्म 606, मृत्यु हुई थी 664 में। एंड 7वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु थे ये। राजा शासक के शासनकाल में भारत आए थे। 15 वर्ष तक भारत में रहे थे। 15 वर्ष तक ये भारत में रहे थे। दोस्तों ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? अब थोड़ा कमेंट करके इसे बताइएगा। वेनसांग आए थे दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का? थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सीधे दोस्तों इसकी क्वेश्चन की आंसर की बात करते हैं। आंध्र भोज के नाम से राजा कृष्णदेव राय को जाना जाता था। अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं, यानी जो राजेंद्र चोल की तरफ। इन्हें केदा का विजेता कहा जाता था। ये 1014 से 1044 तक शासन किया था इन्होंने। तंजावर के राजा प्रथम के घर में हुआ था इनका जन्म। हरिहर और बुक्का की बात करें, हरिहर और बुक्का की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के राजवंश संगम, विजयनगर साम्राज्य में एक राजवंश था संगम राजवंश। 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना इन्होंने की थी, संगम राजवंश की। नेक्स्ट देखते हैं। ये कृष्णदेव राय से संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे कृष्णदेव राय को कन्नड़ राज्य, रामरमण, आंध्र भोज और मोरू रायरा गंडा जिसे अन्य नामों से जाना जाता है, वे तुलवा वंश के थे और 1509 से 1529 के दौरान विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। विनिंग द इनर वेंटल ब्रिंग द बेस्ट वर्सन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केन विलियमसन, ब्रैटले, डेविड वार्नर या शेन वॉटसन? इस पुस्तक के जो लेखक है वो है केन विलियमसन। केन विलियमसन किस खेल से संबंधित हैं और किस देश के लिए खेलते हैं? ये संबंधित हैं क्रिकेट से और ये संबंधित हैं न्यूजीलैंड देश से। न्यूजीलैंड देश के लिए खेलते हैं। ब्रैटली, डेविड वार्नर और शेन वॉटसन ये किस देश के लिए खेलते हैं और किस देश से संबंधित हैं? ये दोस्तों सब क्रिकेटर हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं और क्रिकेटर तो हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो असम का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? मानस, काजीरंगा, गिरवन या फिर कान्हा किसली? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। काजीरंगा की बात करें तो ये कुल 2613 गैंडे हैं। इसमें गोलाघाट और नाबांग जिलों में ये स्थित है। गिर की बात करें तो गिरवन की जो बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। ये एशिया में सिंगों के एकमात्र निवास स्थान होने के कारण मशहूर है। कान्हा की बात करें, कान्हा किसली, ये एमपी का सबसे बड़ा अभयारण्य है।
राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को इसे बनाया गया था। बाघ अभयारण्य 1973 में घोषित किया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मानस ये कुछ इस क्वेश्चन से संबंधित की पॉइंट्स हैं, जैसा कि एक राष्ट्रीय उद्यान अपने पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र है। ये आमतौर पर लगभग 100 से 500 किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला एक छोटा रिजर्व होता है। जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हड़प नीति की शुरुआत की थी? कैनिंग, रिपन, डलहौजी या फिर हेस्टिंग्स? वॉरेन हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन की बात करें तो आप थोड़ा विचार कीजिएगा दोस्तों, मैं सभी से एक्सपेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो डलहौजी इसका सही आंसर है। हड़प नीति का जनक डलहौजी को माना जाता है। इस ऑप्शन नंबर ए की बात करें, कैनिंग की, तो भारतीय दंड संहिता के ये संस्थापक हैं। आयकर पहली बार इन्हीं ने लगाया था। प्रशासन से भारतीय लोगों को जोड़ा गया था इनके शासनकाल में। रिपन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था इन्होंने। और हेस्टिंग्स की बात करें, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यही रहे थे। दोस्तों इनके बारे में ये कुछ ज़रूरी बातें हैं इन चारों ऑप्शंस के बारे में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये इस क्वेश्चन से संबंधित की पॉइंट्स हैं, जैसे डलहौजी के बारे में आप इन्हें बाद में वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, विधि मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल? इस क्वेश्चन के आंसर से पहले ऑप्शन नंबर 1 पर थोड़ी सी विचार करते हैं। दोस्तों वर्तमान जो विधि मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू, जो 7 जुलाई 2022 से हैं। अविश्वास प्रसाद की जगह इन्होंने पद ग्रहण किया था। फिल्म मंत्री भी रह चुके हैं किरण रिजिजू। प्रधानमंत्री की बात करें तो आप सभी जानते होंगे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। 2014 से अब तक ये प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे। राष्ट्रपति की बात करें तो 2022 से 15th राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आवाज़ की चली गई थी इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। प्रथम आदिवासी समुदाय से के राष्ट्रपति, जैसा कि आप सभी जानते होंगे फिलहाल कौन राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एंड सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं ये। सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं ये। दोस्तों वीडियो में थोड़ा ऑडियो का इशू आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है राष्ट्रपति। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 126 में ये लिखा हुआ है। हड़प्पा द्वारा खोजा गया, क्या खोजा गया था हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, ए.ओ. ह्यूम या फिर ए.बी. अलेक्जेंडर? हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। थोड़ा दयाराम साहनी जी के बारे में बात करते हैं। पंजाब के हड़प्पा ज़िले के बेहरा शहर के रहने वाले हैं दयाराम साहनी जी। एक भारतीय पुरातात्विक हैं थे। 1920 से 21 में हड़प्पा की खोज की थी। खुदाई की पहली रिपोर्ट 29 मार्च 1921 को जॉन मार्शल के द्वारा सामने लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये की पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता 2,500 ईसा से 1750 ईसा पूर्व के बीच की फली फूली थी। आप पढ़ लीजिएगा इसे। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 का 26वां संस्करण 15 नवंबर 2022 को जापान के समुद्र में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से किस देश के ने मालाबार 22 में भाग नहीं लिया था, अभ्यास में भाग नहीं लिया था? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फ्रांस ने भाग नहीं लिया था। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में सब पढ़ ही लिया है, मालाबार 22 26वां संस्करण हुआ था 15 नवंबर 2022 को, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। फ्रांस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये इससे संबंधित कुछ जरूरी तथ्य हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करें, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल या फिर भारत और भूटान? इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है। भारत पाक के बीच की बात करें तो वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेपाल के बीच में ये है सोनौली नाम से जाना जाता है। इनका जो सीमा है वो सोनौली नाम से जानी जाती है। ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ जरूरी तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को किस देश के साथ सेतु, जो कि परमानेंट और हुनरमंद बनने के लिए उद्यमी को का समर्थन कार्यक्रम की शुरुआत की? सऊदी अरब, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस? किस देश में सेतु के कार्य की स्थापना की है, शुरुआत की है? इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये है अमेरिका। ये अमेरिका में स्टार्ट किया है, जो कि परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन करता है। ये इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसा कि पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में कार्यक्रम सेतु की शुभारंभ किया था। आप इन की पॉइंट्स को वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। रेपो रेट क्या है दोस्तों? वह दर है जिस पर आरबीआई राज्य सरकार को उधार देती है। वह दर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहायक एजेंसियां, ये थोड़ा सा ऑप्शन मिक्स हो गए हैं, ये ऑप्शन ये यहीं तक है। वह दर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहायक एजेंसियां आरबीआई को उधार देती हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 है, वह दर है जिस पर आरबीआई कम परिपक्वता के संदर्भ में बैंकों को उधार देता है। और यहाँ से दोस्तों 4th ऑप्शन है, वह दर है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक क्षेत्र में धन उधार देता है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, वह दर है जिस पर आरबीआई कम परिपक्वता के संदर्भ में बैंकों को उधार देता है। ये इस कुछ क्वेश्चन से संबंधित जरूरी तथ्य हैं, आप इस वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपके लिए इसी तरह जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहते हैं, इसलिए लाते भी रहेंगे दोस्तों, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।